प्रिय प्रतिभागियों, सादर नमस्कार। आज हम मूल्यांकन के एक विशेष टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भी एक विशेष दृष्टिकोण से रखा गया है, क्योंकि अधिकतर प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत दो तीन बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मूल्यांकन की क्लास हमने इससे पहले ली थी और उसमें उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही विशेषताओं के टॉपिक के साथ साथ मूल्यांकन के प्रकार के बारे में भी चर्चा की थी। बीएस ब्लूम ने शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया जो कहा था, उसके आधार पर उसको पढ़ा था। आज हम इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में पढ़ रहे हैं। सीसी नाम दिया जाता है। आजकल विद्यालयों में सीसी के नाम से ही ये टॉपिक है और उसके अंतर्गत ये पूछा जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब से प्रारंभ हुआ, कौन सी कक्षा के लिए कब उसकी तिथि रही प्रारंभ की, और इसके क्या उद्देश्य हैं, किस कारण से सीसी को लागू किया जाता है, सीसी की परीक्षाएं कितनी बार होती है, कौन कौन से इसके पक्ष होते हैं, इसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कितने अंकों पर कौन सी ग्रेड दी जाती है और उसको कौन सा अंक बिंदु दिया जाता है। ये तीन चार बातें इसकी महत्वपूर्ण हैं जिस पर प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में इसके दो पक्ष लिए गए। एक संज्ञानात्मक पक्ष और एक है सहसंज्ञानात्मक पक्ष। ये कहा जाए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, तो वहां दो उत्तर भरना है हमको। एक संज्ञानात्मक पक्ष है और एक सहसंज्ञानात्मक पक्ष है। संज्ञानात्मक पक्ष से तात्पर्य पाठ्यक्रम से है और सहसंज्ञानात्मक है पाठ्येतर विषय से है। पाठ्येतर विषय सामग्री का तात्पर्य सहसंज्ञानात्मक पक्ष से है। यहाँ ये जरूर ध्यान रखें, जैसे कई बार इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि बताइए, बालक का क्रीड़ा से संबंधित मूल्यांकन किया जा रहा है, बताइए वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कौन सा पक्ष है। तो उसके रूप में हमको सहसंज्ञानात्मक पक्ष उत्तर देना है। संज्ञानात्मक में पाठ्यक्रम में चलने वाले विषयों को लिया जाता है, जहाँ पर सामान्य रूप से जिन विषयों की पढ़ाई कक्षा के माध्यम से उस पाठ्यक्रम के तहत की जाती है, वो संज्ञानात्मक पक्ष के रूप में लिया जाता है। और उसके इतर, जहाँ क्रीड़ा है, नैतिक शिक्षा है, अनुपयोगी सामग्री से संबंधित शिक्षा है, इस तरह का की जो विषय वस्तु है वो सहसंज्ञानात्मक पक्ष के रूप में ली जाती है। यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों लागू किया गया, क्या कारण था, इससे किन उद्देश्यों को निर्धारित करके इसको लिया गया। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बालक की जो परीक्षा हो जाती है उसका वापस पुनर्दोहरान दूसरी परीक्षा में उसको नहीं लिया जाता है। इसलिए एक तरह से बालक पर जो परीक्षा का दबाव रहता है वो कम हो जाता है। तो किन उद्देश्यों को आधार मानकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लिया गया, तो उसके लिए सबसे पहला कहा कि बालकों पर परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए, बालकों पर ये परीक्षा का दबाव रहता है और उस परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए सतत एवं व्यापक या निरंतर उसका मूल्यांकन चलता रहे
और निरंतर मूल्यांकन चलता रहेगा तो उस प्रथम इकाई का मूल्यांकन जब ले लिया गया तो अगली परीक्षा में उसका उस पर दबाव कम हो जाता है और इस तरीके से वो एक उसके बालक के ऊपर जो परीक्षा का दबाव बनता है वो परीक्षा का दबाव उस पर कम हो जाता है। दूसरा है कार्यभार में कमी। बालक में जो पढ़ाई से संबंधित जो विषय वस्तु की जो व्यापकता होती है उसमें बहुत कमी कर दी जाती है, उसको न्यूनतम कर दिया जाता है। एक छोटी इकाई के रूप में उसका मूल्यांकन आगे बढ़ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी वो अपने पाठ्य सामग्री को सहज तरीके से पढ़ सकता है और स्थायी रूप से उसको सीख सकता है। इसलिए ये भी एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का एक उद्देश्य रहा जिसके आधार पर इसको प्रारंभ किया गया। तीसरा इसका जो उद्देश्य माना गया वो है रटन प्रवृत्ति को खत्म करके, रटन प्रवृत्ति को की जगह पर विचार पूर्वक या विचारशीलता को बढ़ावा देना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य रहा कि बालक को रटने के स्थान पर उसकी विचारशीलता के आधार पर उस टॉपिक को आगे बढ़ाने का नाम ही वहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य रहा है। एक बताया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण कार्य करवाना, कि जहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बालक का शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसके रूप में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया कि जहाँ पर बालक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, उसको रटन प्रवृत्ति के पक्षों के स्थान पर उसको विचारशीलता की तरफ ले जाया जाएगा, उसका जो कार्यभार है उसमें कमी की जाएगी, उसकी परीक्षा का जो दबाव है उसको भी कम किया जाएगा। ये सारे उद्देश्य मिलकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को आगे बढ़ाते हैं। एक आता है कि निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षण, कि जहाँ पर बालकों के पाठ्यक्रम से संबंधित पहले उनका निदान किया जाए, यानी कारणों का पता लगाया जाए कि किस कारण से बालक पिछड़ रहा है, उसकी कमी का क्या कारण है, उसको ध्यान में रख करके और फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए, यानी उसके पिछड़ेपन को दूर करने का जो शिक्षण है वो प्रदान किया जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित किया गया कि पहले बालक के अध्ययन से संबंधित जो कमजोरी है, उसका जो पिछड़ापन है, उसका निदान किया जाए और उसका उपचारात्मक शिक्षण करके ही उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद कहा कि शिक्षा जो है, बालक का जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बालकों के शिक्षण को बाल केंद्रित करने के लिए भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लिया गया। इसके साथ साथ ही जीवन कौशलों को सम्मुख रखते हुए शिक्षण प्रदान करना। आज अब कक्षा 9-10 के अंतर्गत भी एक जीवन कौशल से संबंधित पुस्तक प्रारंभ हो गई है, उसको भी आधार बनाना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया। तो ये सब ऐसे उद्देश्य थे जिनके कारण सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रारंभ किया गया। इन उद्देश्यों को आगे रखते हुए ये सब होना चाहिए, क्योंकि NCF 2005 इसके जो राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यक्रम था, पाठ्यचर्या प्रारूप था, उसके रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप NCF 2005, इसके आधार पर यह कहा गया था कि बच्चों का जो कार्यभार है वो बहुत बड़ा है, उसमें कमी करने के लिए भार मुक्त शिक्षा का नारा दिया गया था NCF 2005 के द्वारा कि भार मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। जो छोटे बच्चों पर इतनी अधिक पुस्तकों का दबाव, उसको कम करने के लिए NCF 2005 ने एक नारा दिया था
भार मुक्त शिक्षा का, उसी को आधार मान करके यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रारंभ किया गया। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो एक तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि इसके पक्ष कितने हैं, तो तब ये आपको ये बताना है। पक्षों से संबंधित जानकारी रखें कि संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, सह संज्ञानात्मक पक्ष में कौन आते हैं। तो संज्ञानात्मक जो विषय सामग्री जो हमारे पाठ्यक्रम में चलती है, जिनकी परीक्षाएं ली जाती है, उनके आधार पर इसको लिया जाता है। और जहाँ पाठ्य से संबंधित, पाठ्येतर पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु, उसके इतर, उससे दूर जो दूसरी विषय सामग्रियां हैं, उनको सह संज्ञानात्मक पक्ष में लिया जाता है। तो इससे संबंधित भी कोई प्रश्न आ सकता है कि ये विषय चल रहा है, बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा। अगला जो क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, वो ये हो सकता है कि बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। तब आपको इन उद्देश्यों से, इनसे इतर भी कोई उद्देश्य बन सकता है, इसी में से दूसरा उद्देश्य निकाला जा सकता है। तो वहाँ अधिकतर जो ज़्यादा परीक्षाएं के रूप में परीक्षा का जो दबाव रहता है उसको कम करने के लिए जो प्रथम इकाई है, क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पूरे पाठ्यक्रम को ही बार बार पूछा जाता है? तो ऐसा नहीं, कि जिन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो गया है उससे बाद वाले जो इकाइयां हैं उनका मूल्यांकन अगली मूल्यांकन क्षेत्र में लिया जाता है। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए इसको प्रारंभ किया गया। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, पक्ष के बाद, उद्देश्य के बाद एक आता है कि केंद्रीय शिक्षा आयोग, कि जहाँ पर जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वैसे ही केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है, और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने इसको प्रारंभ किया था कक्षा 9 में। इसको 2009, अक्टूबर 2009, अक्टूबर 2009 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अक्टूबर 2009 में प्रारंभ किया था। ये प्रश्न आया हुआ है, कब प्रारंभ किया था? तो वहाँ आपको अक्टूबर 2009 उत्तर भरना है। प्रश्न को चेंज कर सकता है, वो पूछ सकता है किस सत्र में प्रारंभ किया, तब आपको जैसे अक्टूबर 2009 है, यानी ये 2009-10 का सत्र कहलाएगा। तो याद रखें, सत्र के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और सन के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा कब लागू किया गया कक्षा 9 में, तो आपको अक्टूबर 2009 उत्तर भरना है। और यदि सत्र पूछता है तो 2009-10 उत्तर भरना है। और कक्षा 10 के बारे में अगर प्रश्न आता है तो कक्षा 10 के लिए आपको अगला सत्र यानी 2010-2011 में, और वैसे सन पूछा जाता है तो 2010 में, कक्षा 10 में आपका ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ किया गया। याद रखें, ज़्यादा कठिन नहीं है प्रारंभ का। कक्षा 9 का मतलब 2009 है, 10 का मतलब 10 है, इससे भी याद रख सकते हैं। और 9 का मतलब 9-10 है और 10 का मतलब 10-11 है। ये सत्र के रूप में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के इस प्रकरण को प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्रम से पढ़ेंगे तो इसके आधार पर आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। सतत एवं व्यापक, कल हमने जो मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था, सतत का अर्थ है निरंतरता, यानी जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलता रहे, हर इकाई का मूल्यांकन उसके साथ प्रारंभ होता रहे। व्यापक का मतलब केवल शैक्षणिक ही नहीं अपितु मानसिक और दोनों ही, सभी प्रकार का उसका जो बालक का सर्वांगीण विकास के रूप में व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है। इसलिए व्यापक का मतलब एक निश्चित क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में, उसका शारीरिक क्षेत्र भी हो सकता है, उसका मानसिक क्षेत्र भी होता है, उसका शैक्षणिक क्षेत्र भी होता है। इन सभी का उसका मूल्यांकन किया जाना व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन को द्योतित करता है। सतत से है निरंतरता और व्यापक से है समग्र, यानी पूरा का पूरा, समस्त पक्षों को आधार मान करके मूल्यांकन किया जाता। अगला जो चौथा क्वेश्चन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बढ़ता है वो आपका ग्रेडिंग सिस्टम से बढ़ता है, कि इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से कितने अंकों पर कौन सी ग्रेड दी जाती है, इसको हमको याद रखना है। और एक देना है उसकी, जो 2 प्रकार की उसकी परीक्षा होती है, एक रचनात्मक होती है
और उसके रूप में वहाँ रचनात्मक के रूप में एक FA होता है, एक SA होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो उसके आधार पर भी इसके प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो दोनों भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए इसका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का FA और SA क्या है, कब कब उसकी परीक्षाएं होती है, तो याद रखें यहाँ सबसे पहले जो फॉर्मेटिव है, जो रचनात्मक है, योगात्मक और रचनात्मक, उसके आधार पर उसका जो परीक्षाएं होती है वो FA की जो परीक्षाएं हैं वो 4 होती है और उनका 40% अंक भार होता है। उसके आधार पर 2 सत्र के प्रारंभ में और 2 सत्र के अंतिम भाग में इसका FA के टेस्ट होते हैं। जो प्रथम सत्र है, सत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम सत्र में उसके 2 टेस्ट और दूसरे सत्र में भी उसके 2 टेस्ट निश्चित होते हैं। इसके बाद SA का जो परीक्षा प्रणाली है वो 30% भार के रूप में 30% भार के रूप में 2 बार, जहां एक प्रथम सत्र के अंत में और दूसरे सत्र के अंत में, इस तरीके से ये CCE के जो परीक्षा के जो प्रारूप हैं, परीक्षा के जो भाग हैं, वो इसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका अंक भार कितना होता है और ये इसके टेस्ट कितने होते हैं, इसकी परीक्षा पद्धति कितने बार होती है, दोनों में अंतर क्या है। FA का जो टेस्ट है, FA की जो परीक्षा है वो विद्यालय स्तर पर ली जाती है, विद्यालय स्तर पर उसके पेपर होते हैं, जबकि SA में प्रश्न पत्र बाहर से निर्मित होता है और उसकी सारी स्थितियां, सारी व्यवस्थाएं विद्यालय विभाग करता है। ये अंतर भी पूछा जा सकता है। उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वो संस्था निर्मित नहीं करती है, तो उसमें हमको दूसरी जो प्रक्रिया है ऐसे की, उसमें ऐसा नहीं होता है। FA में इस तरह की स्थिति होती है। तो यहाँ इसके साथ इसको किया जाए कि इसमें कि कब किया जाएगा, तो उसके आधार पर दोनों टेस्टों का एक बार वापस इसको थोड़ा देखें आप। तो ये जो FA और SA 2 प्रकार की जो इसकी परीक्षा प्रणाली है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तो वहाँ ये इसको संस्कृत नाम में या हिंदी नाम में प्रारंभिक या रचनात्मक, और S का मतलब समेटिव का मतलब योगात्मक, इस नाम से भी प्रश्न आ सकता है। योगात्मक परीक्षणम सत्रे कतिवारम भवति, तो वहां द्विवारम उत्तर भरना है इसमें, और यहां चतुर्वारम उत्तर भरना है। इसमें आपको 40% के रूप में 4 और इसमें 2 के 60% के रूप में 2 बार ये परीक्षा होती है। इससे संबंधित प्रश्न ये आ सकता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो परीक्षण है वो परीक्षण, उसकी जो परीक्षा है वो कितनी बार होती है, क्या नाम है उनके, तो एक का नाम रचनात्मक, दूसरे का नाम योगात्मक। प्रारंभिक और रचनात्मक ये एक तरह से प्रारंभिक सत्र का जो मध्य भाग है वहां तक 2 बार, और मध्य के बाद अंत तक उसमें भी 2 बार, और योगात्मक का एक सत्र के प्रारंभ में और एक सत्र के अंत में। इस तरीके से सत्र के प्रारंभ का जो अंतिम चरण है, पहले 10% के रूप में रचनात्मक और प्रारंभिक प्रारंभ होगा, और उसके बाद में 30% के रूप में आपका योगात्मक होगा। और यही प्रक्रिया फिर सत्र के बाद में, प्रथम सत्र के बाद में आपको वही फिर 10 और 10 और फिर 30 के रूप में ये परीक्षा प्रणाली होती है। तो याद रखें, योगात्मक के अंतर्गत जब भी ये प्रश्न आएगा तब उसमें और प्रारंभिक में क्या अंतर है। प्रारंभिक में सारा प्रश्न पत्र निर्माण सब कुछ विद्यालय स्तर पर, जबकि योगात्मक में परीक्षा प्रणाली का जो पेपर है वो बाहर से, और उसकी परीक्षा का जो स्तर है, परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो विद्यालय स्तर पर ही होता है, लेकिन उसका जो प्रश्न पत्र है वो बाहर की संस्था के द्वारा निर्मित किया जाता है।
अब इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न क्या हो सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो उसमें भी आपको याद रखना है, उसमें आपका एक ग्रेडिंग सिस्टम वाला सिस्टम है कि जिसमें बालकों को जो अंक आता है उसका ग्रेडिंग दिया जाता है। और आजकल ग्रेडिंग सिस्टम को ही, ग्रेड प्रणाली को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, और इसलिए अब सभी के द्वारा उसमें ग्रेडिंग सिस्टम ABCD के रूप में उनको ग्रेड दिया जाता है, ताकि बालक एक हतोत्साहित नहीं हो कि वो अनुत्तीर्ण हो गया, उसमें ग्रेड के आधार पर वो पास माना जाता है। तो अब इसमें देखो परिष्कृत पद्धति यानी ग्रेडिंग सिस्टम को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ आप थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि बताइए किसी विद्यार्थी को 91 से लेकर के 100 तक नंबर मिले, तो वहाँ उसके रूप में उसको कौन सी ग्रेड दी जाएगी। तो वहाँ उसको A1 के रूप में आपको एक ग्रेड दी जानी है, और उसको अंक के रूप में, अंक भार जो दिया जाता है वहाँ भी उसको 10 अंक के रूप में उत्तर दिया जाता है कि इसको 10 अंक मिले हैं। तो अब ये पूछ सकता है कि मान लो किसी विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए, 99 अंक प्राप्त किए, बताइए उसको कौन सी ग्रेड दी जाएगी। तस्य कृते का श्रेणी अस्ति, तो उसके लिए आपको A1 उत्तर भरना है। अब यहाँ इसको पढ़ने का क्रम यह भी बना लें आप कि इसमें हम ये 10-10 अंक नीचे उतारते चलेंगे। इसके बाद 81 से 90 तक, इसके बाद 71 से 80 तक, इसके बाद 61 से 70 तक, और इसके बाद 51 से 60 तक, इसके बाद 41 से 50 तक, और इसके बाद 33 से 40 तक। अब यहाँ अब जब आप मार्किंग करेंगे, अब इनका क्रम उतारते चलिए। 41 से 50 तक तो यही क्रम रहेगा जहाँ 10-10 अंक हमको कम करने हैं। तो याद रखें, इनमें आपसे पूछेगा कि बताओ इतने अंक आने पर कौन सी ग्रेडिंग दी जाए उसको। तो उसके रूप में आपको ये याद रखना है कि जहाँ 81 से 90 तक जब उसको अंक मिल रहे हैं तो उसको A2 दिया जाएगा। अब A1 और A2 के रूप में याद रखें आप कि जहाँ पर भी A1 और A2 की बात आती है तो A1 से तात्पर्य उसको 91 से 100 तक अंक मिल रहे हैं, A2 में उसको 81 से 90 तक अंक दिए जा रहे हैं, और इसको यहाँ ये जो अंक आ रहा है ये यहाँ उसको दिया जाएगा। इसके बाद 71 से 80 के बाद अब आप B1 पर आएंगे, और फिर 61 से 70 तक B2 पर आएंगे, और इसी तरह से C1 और C2, और इसके बाद D एक ऐसी श्रेणी है जिसके लिए 1 और 2 नहीं कहा जाता, उसको 1 और 2 नहीं कहा जाता है, और उसके आधार पर अब इसको 80 के आधार पर 8 अंक, 70 के आधार पर 7 अंक, 60 के आधार पर उसको 6 अंक, 50 के आधार पर उसको 5 अंक, और 40 के आधार पर उसको 4 अंक। इसमें अंतिम 4 अंक दिए जाते हैं। और यहाँ इसके बाद जो इधर की जो प्रक्रिया है, यानी 33 से 40 अंक आने पर उसको D श्रेणी दी जाती है, और उसके बाद 21 से 32 उसमें आपको E1 दिया जाएगा, और उसके पश्चात 20 और उससे नीचे उसको E2 दिया जाएगा। यहाँ 4 से नीचे कोई अंक दिया नहीं जाएगा। इस तरीके से ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है, और इस ग्रेडिंग सिस्टम में आप ये याद रखें, आप एक क्रम बना लें कि वहाँ पर इस तरीके का क्रम होगा। एक ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है, बताओ निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कौन सी श्रेणी निर्धारित नहीं है। अब उसमें दे देगा A2, B2, C2, D2, तो वहाँ D2 नहीं होता है। D में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। D एक तरह से पासिंग की स्थिति में के रूप में, जो हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं इस समय,
33 से 40 के बीच, उसके लिए एक डी श्रेणी निर्धारित की गई है। उसके आधार पर हम ये ग्रेडिंग सिस्टम में से भी प्रश्न आते हैं। इसलिए इस तरह का जब प्रश्न आए तब आपको बिल्कुल सरल विषय वस्तु है और सरल विषय वस्तु के आधार पर हम इस तरीके से इसका प्रश्न जारी कर सकते हैं और उस प्रश्न के रूप में आपको इस तरीके से उत्तर भरना होता है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि किसी बालक को 8 अंक दिए गए हैं, बताइए उसके कुल प्राप्तांक कितने हो सकते हैं। तो 8 के रूप में आप उत्तर भरेंगे तो उसमें लिखेंगे जैसे 71 भी आ सकता है, 73 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है, लेकिन 70 नहीं आ सकता। इसलिए याद रखें कि जब भी 8 अंक दिया जाएगा तो 8 का मतलब 80, और 80 वाला जो दशक है वो उसके लिए निर्धारित उत्तर होगा। यहाँ एक दशक के रूप में उत्तर भर रहे हैं हम कि 91 से 100 का दशक, इसके बाद 81 से 90 का दशक, और इसी तरह 71 से 80 का दशक, 61 से 70, 51 से 60 और 41 से 50। फिर याद रखें 33 से 40, ये यहाँ एक नया मोड आता है जहाँ आपका ये जो 10 अंक का है ये कुछ अंतर हो जाता है, तो उसके रूप में आपको डी भरना है। और उसके बाद E1 और E2 के रूप में 21, 32 और 20 से नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आपको इस तरीके से भरना है। यहाँ CC के अंतर्गत जो इसके 3 वर्गों में इसको बांटा गया है कि एक शैक्षिक होता है, एक सह शैक्षिक और एक सह शैक्षणिक के रूप में। तो वहाँ जीवन कौशल के रूप में सह शैक्षिक की जो प्रक्रिया है उसको लिया जाता है। तो जीवन कौशल है, नैतिक शिक्षा है और क्रीड़ा का क्षेत्र है, इनसे संबंधित जो विषय वस्तुएं हैं वो उनके अंतर्गत सह शैक्षणिक यानी पाठ्येतर के रूप में मानी जाती है। दो तो पक्ष हुए, एक संज्ञानात्मक और एक सह संज्ञानात्मक। उसके बाद उनको भी 3 भागों में बांटा गया कि जहाँ पर एक आपका इसके रूप में जिसको संज्ञानात्मक यानी विषय के रूप में कहा जाता है शैक्षिक का क्षेत्र होता है, एक सह शैक्षिक और एक शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्र होता है। उन तीनों के आधार पर भी वहाँ अलग अलग विषय वस्तु दी जाती है। जैसे जीवन कौशल से संबंधित है वो सह शैक्षिक के अंतर्गत आएगा। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत हम जितनी भी पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं उसके आधार पर उसको उत्तर दिया जाता है। इसके आधार पर हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पढ़ सकते हैं। यहाँ याद रखें इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा बिंदु और है जो भी इसी के अंतर्गत मूल्यांकन से हम समझ सकते हैं, मूल्यांकन के रूप में पढ़ सकते हैं कि मूल्यांकन की जो पद्धति है उसके लिए एक समस्त अध्यापकों के ट्रेनिंग के लिए एक निष्ठा नाम की योजना दी गई है। और उस निष्ठा नाम की जो योजना है तो उसके रूप में निष्ठा वाला प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण टीचर्स ट्रेनिंग योजना थी जिसमें लगभग 42 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो उसके रूप में यहाँ इसका कोई भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले इसको त्रिपुरा राज्य में संचालित किया गया हमारे जो केंद्र सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनके रमेश पोखरियाल के द्वारा। तो यहाँ निष्ठा का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो निष्ठा के पूरे नाम के रूप में देखिए नेशनल इनिशिएटिव इसके बाद एस से तात्पर्य स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। एन से तात्पर्य नेशन, आई से तात्पर्य इनिशिएटिव, एस से तात्पर्य स्कूल, एस से तात्पर्य हेड्स एंड टीचर्स, और इसके बाद एच से होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसका पूर्ण नाम है, नेशनल इनिशिएटिव स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी राष्ट्रीय स्कूल के हेड और टीचर्स की समग्र जानकारी के रूप में एक निष्ठा योजना चालू की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जो सबसे बड़ी योजना है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति का मूल्यांकन करती है। स्कूल प्रमुखों
और शिक्षकों की समग्र प्रगति का मूल्यांकन करने वाली राष्ट्रीय एक संस्था है निष्ठा, जो एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसका भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये एक करंट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित ये प्रश्न है बनता है। इसके आधार पर हम इस पूरे मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है इस मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में भी 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, तो उसके रूप में हम और इसके जो समस्त बिंदु हैं वो बिल्कुल एक एक पद्धति से जुड़े हुए हैं कि उसका पहले पक्ष के रूप में, उसके बाद उसके परीक्षा के कितने भाग हो सकते हैं, कितनी बार परीक्षाएं, कौन कौन प्रकार की परीक्षा होती है, और उसका ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, निष्ठा का पूरा नाम क्या है, निष्ठा क्या है, किसकी ट्रेनिंग है, तो टीचर्स के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में कहा गया। सबसे बड़ी योजना है, सबसे पहले त्रिपुरा में इसको प्रारंभ किया गया और इसका जो कौन से उसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया, किसने इसकी शुरुआत की थी, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है आपका मूल्यांकन, इसको हमको इस तरीके से तैयार करना है। पूरे टॉपिक के अंतर्गत ज़्यादातर जो ऑप्शन आते हैं उसमें जो निश्चित रूप से इसके जितने बिंदुओं पर हमने बात की है उनसे संबंधित ही इसके प्रश्न अब कई बार पूछे गए, और इनके आधार पर कहीं कोई शब्दावली चेंज होती है तो आप इस याद रखें कि वहाँ शब्दावली चेंज होने पर भी आपका जो उसका निष्कर्ष के रूप में जो उत्तर मिलेगा वो इसके रूप में ही मिलेगा। इस तरीके से आप मूल्यांकन के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल हम दूसरे किसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे।